वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डोरी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th आईएससी बोर्ड 2024। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्स 24 to 25 मार्क्स। ओके, so physical chemistry is so much important for your exams. ओके, और आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूंगी जो भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और थ्योरी के क्वेश्चंस कौन कौन से आपको पढ़ने हैं एंड दीज ऑल थिंग्स। एंड मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं एंड मैं इसकी पीडीएफ या फिर फोटो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के एंड में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि रेडियोस है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर कौन सा है? सेकेंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो भी है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है? गेस करिए। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में देखिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इनके जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ने हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होगा कि मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हो सकता है उसमें आपको मोलैरिटी निकालने को दे दिया जाए या फिर मोलैरिटी निकालनी पड़े या कुछ भी निकालने को आ सकता है, ठीक है, पर कभी भी कोई सिंगल न्यूमेरिकल इन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड नहीं आएगा। ओके, तो आपको ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये सिर्फ इनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ वही पढ़ने हैं। डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, कोई भी फालतू की चीज इसके अंदर की नहीं पढ़नी है आपको। सिर्फ फॉर्मूला देखिए, उनके सिंबल्स का मतलब देखिए। ओके, जो एक कंसेप्ट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ना सॉल्यूशन चैप्टर में, आपको वो पहले क्लियर करना है। ये सारी चीजें आपको समझनी है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में और कुछ क्वेश्चन में बहुत काम आएंगी। ओके, तो ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं। सेकेंड क्या है? देखिए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी है क्या। आप एक बार पढ़ेंगे एंड आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और एक चीज, इस सॉल्युबिलिटी टर्म्स में आपको जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है relating to solubility of solid in gas, solubility of solid in gas and solubility of gas in liquid। तो ये जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in gas and factors affecting solubility of gas in liquid, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। इससे कभी कभार कोई भी कंसेप्चुअल या फिर रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, वो उनके बारे में कभी कभार एक सिंपल सा रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे से समझना है कि एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है आपका हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेनरी लॉ आप 10 साल के पेपर उठा के देखिए, कभी भी कहीं भी हेनरी लॉ का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, पर सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एग्जैक्ट ये लॉ था क्या, सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली। दोनों लॉ कभी कभार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो राउल्स लॉ अच्छे से पढ़िएगा ग्राफ के साथ। ग्राफ के साथ आपको ये प्रिपेयर करना है, ग्राफ पढ़ना है, राउल्स लॉ के डेफिनेशन दोनों पढ़नी है और फॉर्मूला, जो पहले लॉ का जो फॉर्मूला है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और जो ये टॉपिक है इसमें आपको आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, इनकी डेफिनेशन और इन दोनों के एक एक एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन विद एग्जांपल, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन होता क्या है, इन दोनों को ग्राफ के साथ पढ़िएगा, एग्जांपल के साथ इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राउंड लो, देखिए ये जो यहां तक ओवरऑल है 1 2 3, ये सारी चीजें आपको सिर्फ समझनी है, ठीक है। समझनी, सपोज कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली कर पाए उसे, ठीक है। एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपको प्रिपेयर करनी है इन शुरुआत के टॉपिक्स से, ठीक है। सिर्फ समझना है, जिससे कोई अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कुछ भी आए तो आप इजीली कर लें। और इनको आपको पढ़ना है क्योंकि राउंड लॉ पूछा गया है, हो सकता है इस साल पूछा जाए। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन की होती क्या है, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है ये 4 टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती है ना। जो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला है इसका P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू प्लस कैपिटल M, ओके। ये है इसका फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो सिंबल्स है इनका मतलब क्या है ये भी, ठीक है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी वो कौन सी है, वो है हमारी ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर की सबसे पहली चीज आपको डेफिनेशन पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लीजिए क्योंकि हर साल इससे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है पाई बी इज इक्वल टू WRT अपॉन M। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं लगभग वो इसी फॉर्मूले से लगे हैं, सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड आपको पता है ये जो क्वेश्चन आता है ना, स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता होता है फिर भी वो कभी-कभी गलत कर देते हैं। आपको रीजन पता है, ये जो R है यानी गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जिसने सही रखी है उसी का ये न्यूमेरिकल सही होगा वरना गलत होगा। इसकी वैल्यू आपकी 2 होंगी, 0.0821 इन लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और 8.314 होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट्स है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में रखनी है, इसलिए इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर का जो टॉपिक है आपने अपनी बुक में देखा होगा, साइड में इसके साथ एक और टॉपिक है RO यानी रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, डेफिनेशन क्या है रिवर्स ओस्मोसिस की, एंड नथिंग एल्स, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन, ओके। आपकी जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका आपको सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं KB की वैल्यू वो लोग खुद दे देते हैं, पर अगर नहीं दी हुई है तो आप KB की वैल्यू RT स्क्वायर अपॉन 1000 latent heat of vaporization, इस फॉर्मूले से आप KB निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है और यहाँ पे ये KB क्या है,
ये है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होता क्या है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, ये फॉर्मूला पढ़ना है, और ये होता क्या है, ठीक है, इतना। और इसके बाद हाँ, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कुछ ग्राफ दिए होंगे वो आप देख लीजिएगा। देखिए ग्राफ तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, तो देख लीजिएगा एक बार, एंड ये सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हाँ, जो हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे केएफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। एंड केएफ हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है उसका निकालने का फॉर्मूला। तो आपको इन दोनों में सिर्फ इतना इतना ही पढ़ना है। आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो इन फॉर्मूले पे रहना चाहिए, ठीक है। करंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन n-1, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है वैन हॉफ फैक्टर से, जो कि हमारा I होता है, ठीक है। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए वैन हॉफ फैक्टर से रिलेटेड, तो उस न्यूमेरिकल में वो लोग आगे बढ़ा के एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं उनका ये फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये होगा, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए n1 माइनस आई अपॉन n-1, ये होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। आई जो कि वैन हॉफ फैक्टर होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इससे आप आई निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ओस्मोटिक प्रेशर वाला कोई क्वेश्चन है उसमें आई निकालने को कह दे, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको आई निकालने को बोले तो इस फॉर्मूले से निकालिए। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को बोले तो इस फॉर्मूले से निकालिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने को बोले तो इस फॉर्मूले से निकालिए, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप ये समझिए, क्योंकि कभी कभार क्या मोस्टली क्वेश्चन आता है इस चीज से रिलेटेड। सो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर आई आपका 1 होगा, सपोज आपने आई निकाला, ठीक है, और अगर आई 1 आया है तो जो आपका सॉल्यूट होगा वो ना ही डिसोशिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा, ठीक है। और अगर जो आई है वो आपका ग्रेटर है 1 से, तो जो सॉल्यूट होगा वो डिसोशिएट होगा, ठीक है। पर आई अगर लेस है 1 से, तो जो सॉल्यूट होगा वो एसोसिएट होगा। मैंने इसमें ये लिखा हुआ है, एंड मैं वीडियो के एंड में इसे आपको प्रोवाइड करूंगी, ओके, आप देख लीजिएगा वहां से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िएगा। ये कंसेप्ट, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका जो मेन फोकस होगा वो न्यूमेरिकल्स पे होगा। मैंने थ्योरी के सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप क्लियरली देख सकते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सब में फॉर्मूला है, सब में न्यूमेरिकल है, ये सारी चीजें है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन चैप्टर से हमेशा न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन एक आध आ गया, देखिए 100% में 10% चांसेस है थ्योरी के क्वेश्चन आने की, जिसमें राउट लो आता है, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है।
एंड 90% चांसेस है न्यूमेरिकल के। सो आपका मेन फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल पे, ओके। एंड देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है, मैं ये नहीं कहती कि आप हर टॉपिक का न्यूमेरिकल उठा के लगाइए, ये नहीं मैं कह रही। चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद आईएससी बोर्ड के क्वेश्चंस वहां पे दिए जाते हैं, लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस होंगे। आप वही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड बात मानिए आप न्यूमेरिकल लगाना अच्छे से सीख जाएंगे एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उस पार्ट में ना सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं और हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए हैं, क्लियर। तो उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस रहे, ठीक है। सो अब हम देखेंगे अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि है हमारा अगला चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते क्या हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनका जो सेटअप है उसमें जो करंट का फ्लो है वो भी आई थिंक डिफरेंट है दोनों सेल्स में, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके दो फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग जरूर पढ़िएगा, रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है कभी कभार आ जाए या फिर फिलअप में या फिर एमसीक्यू में, ठीक है, तो ये चीज जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये होता क्या है, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, इसमें प्लैटिनम कोटेड ब्लैक प्लैटिनम उसके टिप पे लगाया जाता है एंड 1 मोलर का सॉल्यूशन होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दीज ऑल थिंग्स, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो आपकी सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो 0 होती है, वो याद रख लीजिएगा। और रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर और नीचे आने पे उसका ऑर्डर क्या है, ये चीज सिर्फ इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिक्स्थ है आपकी नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन में कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़नी, कोई भी डेरिवेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ नर्स की आपको इक्वेशन पढ़नी है जो कि आपको फॉर्मूले में बहुत काम आएगी। सिर्फ और सिर्फ नर्स की इक्वेशन पढ़नी है और कुछ भी नहीं, ओके। सेवेंथ गिव्स फ्री एनर्जी। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। एंड स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी का फैक्टर, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना ही। एंड एट्थ है आपका फैराडेज लॉ। फैराडे का लॉ आपको पढ़ना है जो कि हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू ZIT। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, फैराडे का लॉ क्या था सिर्फ वो पढ़ना है, ओके, एंड नथिंग एल्स। नाइन्थ कोरोजन क्या होता है। कोरोजन की आपको पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है एंड प्रोटेक्शन। रस्टिंग से हम किसी भी मेटल को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से, ठीक है, तो प्रोटेक्शन पढ़नी है, मैकेनिज्म पढ़नी है, एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो भी पढ़नी है। बहुत सिंपल है, कोरोजन की जो टॉपिक है बहुत इजी है, ठीक है, एंड आई होप कि आप उसे पढ़ लेंगे। जो 10th क्वेश्चन है वो है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इन चारों की आपको डेफिनेशन पढ़नी है और फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला और कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। 11th स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स के साथ पढ़िएगा, ये न्यूमेरिकल में
बहुत हेल्प आएगा। सीरियसली, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं और इनका एग्जाम्पल, बस इतना ही। और 12th है हमारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेक्शन डी में थर्ड क्वेश्चन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, सो इसे पढ़ लीजिएगा। हमारा 13th क्वेश्चन है कोलेराउच लॉ। इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनीशन और इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आए, इसलिए इसकी डेफिनीशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए 14th, अभी हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो कि हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। एक चीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन है वो एक अलग चीज है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन एक अलग है, ठीक है। एंड कभी कभार अगर कोई भी नॉन इक्वेशन या कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो एंड में पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला अलग होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ये होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, जब आप अल्फा निकाल लेंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल पाएंगे, ओके। सो इससे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इतना हो गया। इसके बाद जो भी जैसे मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनकी सबकी यूनिट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो यूनिट्स में मिस्टेक देखिए हो जाती है, तो आपको यूनिट्स में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, सबकी हर एक न्यूमेरिकल में सही यूनिट लगानी, क्योंकि यूनिट का नंबर कटता है, ठीक है। तो ऐसे कोई मिस्टेक ना करें, ओके। तो यूनिट सब सारी प्रॉपर्टीज की अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, दो तीन डिफरेंस जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अलग से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ऑर्डर क्या होता है एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसके बाद प्रमोटर क्या होता है, व्हाट इज प्रमोटर। प्रमोटर कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ओके। ये होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, ये सारी चीजें रीजनिंग क्वेश्चन एमसीक्यूज में या फिर फिलअप्स में कभी कभार बन के आता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट्स की यूनिट, यानी जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है, इनकी यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जो है आपको वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। n की जगह जो भी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है तो जीरो रखिए, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट रखिए। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का आप यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सिर्फ इसका फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, आपको उसका फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट निकालेंगे आप A नॉट माइनस A अपॉन T, और T हाफ यानी
हाफ लाइफ पीरियड आप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है A0/2K। ये है जीरो ऑर्डर के लिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आते हैं। एंड जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है वो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि K, इसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर और लिखे हो तो फिर यहाँ पे 2.303 T2 माइनस T1 log A1 अपॉन A2 हो जाएगा ये फॉर्मूला। और T हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड अगर आप निकालेंगे 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट, ये है हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी आपको ग्राफ प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, इसका सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा, एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है। और आपकी बुक में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो एग्जांपल्स दिए होंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट इन एसिड मीडियम एंड सेकंड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन एसिड मीडियम। ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभार ये रिएक्शंस आ जाती हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आई है, पर नहीं, ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर से कभी कभार आती हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक न्यूमेरिकल एक्टिवेशन एनर्जी से जरूर 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 आएगा। सो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। log K2/K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 गैस कांस्टेंट T1 इंटू T2, ठीक है। जो भी फॉर्मूला आएगा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, यही फॉर्मूला लगा के आपको बस आंसर, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है E है, आपको ये निकालनी होगी। इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कभी कभार अर्हीनियस इक्वेशन पूछ ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी आपको इक्वेशन पढ़नी है, K is equal to AE minus EA upon RT, ठीक है। अर्हीनियस इक्वेशन आपकी ये होती है, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा इक्वेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी, इसके आप 4-5 न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आप बस ये फॉर्मूला लगाइएगा और आसानी से निकल आएगी, ठीक है। एंड बस गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट के अकॉर्डिंग रखिएगा तो आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। एंड कैलकुलेटर तो अलाउ ही है, तो कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फॉर्मूले प्रिपेयर करिए और सारे न्यूमेरिकल्स आपके इजीली और बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, उन पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जब मेरे एग्जाम्स थे ना, तो एग्जाम्स के केमिस्ट्री के एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे फिजिकल केमिस्ट्री के, मैंने वो सारे सॉल्व कर डाले थे, ठीक है। एंड एग्जाम के एक दिन पहले शाम को मैंने जिस कॉपी पे मैंने सारे न्यूमेरिकल्स लगाए थे, सिर्फ उसको उठा के एक बार रिवाइज किया था, एक बार देखा था। एग्जाम के एक दिन पहले मैंने कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए थे। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, 3-4 दिन पहले सारे न्यूमेरिकल्स एक बार रिवाइज करिए, सारे लगा डालिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड क्लास 12 ISC बोर्ड आपका जो पहला एग्जाम है वो 12 फरवरी को है इंग्लिश का। एंड मैं ट्राई करूंगी कि जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर कैसे लिखना है उसके ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। सो प्लीज तब तक के लिए ये वीडियो देखें और इसको समझें और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करें। देखिए, ISC बोर्ड स्टूडेंट्स के पास एक एडवांटेज होता है, पता है क्या, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है, पर CBSE बोर्ड वालों को कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर कर ही देगा,
है ना। तो ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है, एंड बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। सीरियसली फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी न्यूमेरिकल्स थे, मैंने आपको इस वीडियो में सारे क्लियर कर दिए हैं, आप वो सारे अच्छे से पढ़िए। ओके, सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.